अब हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल रिच आउटसन जुड़ रहे हैं, जो अटलांटिक काउंसिल में सीनियर फेलो और ड्रैगोमैन एलएलसी में जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं। रिच, ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन है। समय तेजी से बीत रहा है, लेकिन क्या इस समय सीमा के भीतर तनाव कम करने का कोई रास्ता है? क्या संकेत मिल रहे हैं कि निकट भविष्य में ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले बढ़ सकते हैं? खैर, आपके साथ होना अच्छा लग रहा है। और जो लोग ईस्टर मना रहे हैं उन्हें हैप्पी ईस्टर। मुझे लगता है कि ट्रंप की तुलना में आप जानते होंगे कि मैंने अमेरिकी दबाव वाली कूटनीति के क्षेत्र में कुछ शोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने या तो दबाव डालने से डरा या बिना किसी असली रास्ते के दबाव डाला। ट्रंप ऐसे रास्ते खुले रखने में काफी अच्छे रहे हैं। उन्होंने मदुरो को निकलने का रास्ता दिया, पर मदुरो ने नहीं माना। अब वेनेजुएला में डेल्सी रॉड्रिगेज हैं। वो सजा देंगे और निकलने का रास्ता भी छोड़ेंगे। इस मामले में भी उन्होंने निकलने का रास्ता छोड़ा है। हालांकि ईरानियों ने बाहर निकलने के रास्ते अपनाने में बहुत कम रुचि दिखाई है। मुझे लगता है कि इसमें सवाल विश्वसनीयता का है। ट्रंप परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करने को लेकर बहुत गंभीर हैं। और अगर हम हवाई यातायात, सैन्य यातायात को देखें, F-15 को गिराए जाने के बावजूद क्षेत्र में और अधिक सैन्य शक्ति भेजी जा रही है। अब देखिए, क्षेत्र में अन्य अमेरिकी सहयोगी जैसे मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ने हाल ही में कम सक्रियता दिखाई है, पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो एक तरफ बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लड़ाई भी जारी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी संभावना कितनी है, तो मुझे लगता है कि रास्ता मौजूद है, लेकिन ईरानियों के उसे अपनाने की संभावना काफी कम है। मुझे लगता है कि उन्हें और सजा झेलनी पड़ेगी। और जब ट्रंप ने पिछले हफ्ते अपनी स्पीच में कहा था कि 2 से 4 हफ्ते और, तो मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि वे जानते हैं कि दबाव के बिंदु क्या हैं और दर्द का स्तर कितना होना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश हम शायद अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। आपने कहा तनाव कम करने का रास्ता है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया ट्रूथ सोशल में वे कहते हैं, समझौते पर सहमत हो जाओ या होर्मुज जलडमरू मध्य खोलो। तो अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने में सक्षम भी हो जाता, तो सबसे पहले वो कैसा दिखेगा? असल में उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह बंद नहीं किया, पर बीमा कंपनियां अपने जहाज वहां भेजने का जोखिम नहीं उठाती। अगर ईरान कहे कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है, तो क्या ये तनाव कम करने का रास्ता हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हालांकि सच कहूं तो होर्मुज वाली बात मुझे परेशान करती है, क्योंकि ईरान अभी भी होर्मुज जलडमरू मध्य को ऐसे मानता है जैसे वो, उदाहरण के लिए, तुर्की जलडमरू मध्य के समान हो। तुर्की जलडमरू मध्य, बॉस्फोरस और डार्डनेल्स पूरी तरह से तुर्की की आंतरिक जलमार्ग हैं। और उनके पास अब भी 1936 मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के अधिकारों की गारंटी देता है, भले ही दोनों ओर तुर्की हो। ईरान में स्थिति अलग है। एक ओर ओमान अमीरात, दूसरी ओर ईरान है। फिर भी वे इसे खोलना बंद करना अपना अधिकार मानते हैं। ये व्यवहार बदलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बीमा कंपनियों की बात नहीं है। बात ऊर्जा आपूर्ति की विश्वसनीयता की है। और जब तक ईरान प्रतिबंधों के खिलाफ अपनी सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अपनी सुरक्षा के हिस्से के रूप में यह सोचता है कि उसके पास होर्मुज को एक नल की तरह चालू और बंद करने की क्षमता है, तब तक हमारे पास एक समस्या है। मुझे लगता है ट्रंप इसे खत्म करने, परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रॉक्सी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक रास्ता हो सकता है, जैसा आप कहते हैं। अगर ईरान कहे कि हम जलडमरू मध्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाकी मुद्दों पर बातचीत के लिए बंधक नहीं बनाएंगे। मैंने अभी तक किसी भी ईरानी नेता में वो लचीलापन नहीं देखा है। दरअसल वे तो ऐसा सोचते हैं कि वे इसमें जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि ट्रंप को थोड़ा और दंडात्मक दबाव डालने की जरूरत है, जब तक कि वे इस गलतफहमी से बाहर नहीं आ जाते। इसका अमेरिकी सेनाओं पर क्या असर हो रहा है? एक अमेरिकी फाइटर जेट गिराया गया था, एक लापता क्रू मेंबर की तलाश जारी है। ये संचालनात्मक विफलता है या कुछ और? देखिए, जंग बहुत भयानक होती है, और अगर आप 90 के दशक में बल्कन क्षेत्र की स्थिति को देखें, बोस्निया और कोसोवो में लड़ाई को देखें, तो वहां भी हमारे विमान मार गिराए गए थे। यहाँ वायु श्रेष्ठता और वायु प्रभुत्व जैसे तकनीकी शब्द मायने रखते हैं। वायु प्रभुत्व में आपको वास्तव में कोई खतरा ही नहीं होता। आपके पास इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि आपको हमले का कोई खतरा नहीं होता। अमेरिका और इजराइल को अभी ईरान पर वायु श्रेष्ठता है, जिससे वे गतिविधियों की गति और दिशा तय कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल जोखिम नहीं है। जब भी युद्ध होता है, दुर्भाग्यवश लोग मरते हैं। मैं एक सैन्य व्यक्ति के तौर पर कह रहा हूँ, 30 साल वर्दी में कई युद्ध लड़े हैं।
मैं इज़राइल में भी था, जहां मैंने आपके लड़े गए 2 युद्धों को देखा था। अगर राजनीतिक रणनीति के नजरिए से देखें तो युद्ध में आपका एक लक्ष्य होता है और एक पायलट को खोना, एक विमान को खोना, एक टैंक को खोना, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं, वो एंड्रयूज एयरफोर्स बेस उन उड़ानों के आने पर मौजूद रहने गए जो युद्ध में मारे गए सैनिकों के शव ला रही थीं। वो इससे अनजान नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई गलती है, और इसका यह भी मतलब नहीं है कि युद्ध बुरी तरह चल रहा है। यह बस एक सच्चाई है कि आप ऐसा युद्ध नहीं लड़ सकते जिसमें कोई जोखिम या कोई खतरा ना हो। यह कोई वीडियो गेम नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि लाभ क्या है और इसकी कीमत क्या है। मेरा मानना है कि फिलहाल अगर हम देखें कि यहाँ क्या दांव पर है तो वो है परमाणुकरण और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हथियारीकरण। मुझे लगता है कि किसी भी अमेरिकी सैनिक से अगर आप पूछेंगे, खासकर जिनके साथ मैंने सेवा की है, वे कहेंगे कि यह महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। रिटायर्ड कर्नल रिच आउटसन, आपने बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया। आज हमारे साथ i24 न्यूज़ इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।